वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी को नमस्कार। सीटेट के लिए हमने एक कंटिन्यूटी आपको प्रोवाइड करी सुबह के 7 बजे प्रतिदिन, जो आपने लगभग पिछले 10 से 15 दिनों से लगातार ऑब्जर्व किया, वॉच किया। प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलता है जिसमें कोई कॉन्सेप्ट रिलेट करता है आपके सीटेट की परीक्षा से, मैथ सब्जेक्ट से, जो कि सब्जेक्ट से भी रिलेट करेगा और पेडागॉजी शिक्षण से भी रिलेट करेगा, जिसमें आप अलग अलग मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी समझें, उनका कॉन्सेप्ट देखा, उसकी प्रैक्टिस करी। सुबह के 7 बजे की एक्टिविटी आपको इंस्पायर करेगी, आपको प्रिपेयर भी करेगी, आप कॉन्फिडेंस भी फील करेंगे और निश्चित तौर पर जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये सेशंस जो आपको छोटे छोटे कराए गए, ये परीक्षा हाल में आपको बहुत ही बूस्ट करेंगे, आपको सभी और विषयों की तुलना में इस विषय में और भी बेहतर करने को प्रेरित करेंगे। मैं इस कनेक्टिविटी को पिछले 2 दिन रोक के रखा था, आज से मैं फिर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज से फिर आप डेली वीडियोस देखेंगे, आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। आपको उन टॉपिक्स को जो टच नहीं हो पाते हैं, जो छूट जाते हैं, उन टॉपिक्स में मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंस दूंगा। सीटेट के एग्ज़ाम में, चाहे वो प्राइमरी का हो या जूनियर का हो, मैं दोनों की बात आज के सेशन को लेके कह रहा हूँ। हालांकि इधर भी जितने भी वीडियोस मैंने दिए हैं, दोनों सेशंस के लिए, दोनों मीडियम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, प्राइमरी के लिए भी, जूनियर के लिए भी। आज आप बोर्ड पे जिस टॉपिक को देख रहे हैं, अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य जिसको कहते हैं, इस सीटेट की परीक्षा दोनों के लिए, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, यह प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी वाले अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, और साथ साथ अगर जूनियर वाले भी देख रहे हैं तो और अच्छी बात है। ध्यान दीजिएगा, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। समांतर माध्य में आज अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इस पर मैं कुछ प्रैक्टिस सेट भी, अर्थात कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूँ, वो क्वेश्चंस भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो जो रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं, उनमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम सब अवेयर होते हैं समांतर माध्य को लेकर के कि आपको कुछ डेटास दिए जाते हैं, डेटा न्यूमेरिकली रहते हैं, नंबर्स पे रिलेट करते हैं, जैसे कि एज होता है, ठीक है, किसी समूह में बच्चों के, लोगों की आयु दी गई है, हमें इनकम पता हो, किसी की इनकम पता हो, इनकम सेंस सैलरी से है कि किसी की सैलरी पता हो, वेट दिया हो, भार पता हो किसी का, किसी समूह का, मार्क्स क्लियर हो, मतलब ऐसे न्यूमेरिकल डेटा जो किसी एक समूह के लिए, किसी खिलाड़ियों के, जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनके अलग अलग रन स्कोर्स अगर हों, ठीक है, तो मतलब ऐसा डेटा जो न्यूमेरिकली रिलेट करता हो, नंबर से रिलेट करता हो, अगर इस प्रकार का हमारे पास एक बल्क डेटा है, तो समांतर माध्य जो अरिथमेटिक मीन है, उस डेटा के लिए एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। एक्चुअली इसका जो कॉन्सेप्ट बनकर आया था, मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है एवरेज, एवरेज से रिलेट करता है। जैसे कभी कभी हमारे पास, हमको किसी चीज़ को अगर किसी के सामने, किसी समूह के सामने प्रेजेंट करना हो, किसी ग्रुप को ही प्रेजेंट करना हो, और उसमें रिकॉर्ड बहुत सारे हों, जैसे मान लो अगर 50 बच्चों ने कोई टेस्ट दिया, उनके नंबर हमें प्रेजेंट करने हैं, तो मैं या तो 50 के नाम लिख करके उनके सामने उनके नंबर को बताऊं, जो एक टफ टास्क है, या मैं बता दूं कि ये बच्चे इस एवरेज से परफॉर्म किए हैं। किसी खिलाड़ी की अगर मुझे क्षमता बतानी है, परफॉर्मेंस बतानी है, तो अगर सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी हों, तो उनके 400 मैचेस में हर एक मैच में उन्होंने कितना स्कोर किया, इसको बताऊं। इससे बढ़िया ये है कि मैं बता दूं कि उन्होंने पर मैच इतना स्कोर किया, एवरेज बता दूं, तो ज़्यादा अच्छा ये होता है। तो अरिथमेटिक का टॉपिक है एवरेज, एवरेज से रिलेट करता है अरिथमेटिक मीन, जिसको समांतर माध्य कहते हैं। मतलब यह एक ऐसी सिंगल वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करती है होल कलेक्शन को, मतलब संपूर्ण जो है समूह को प्रेजेंट करती है। उस संपूर्ण समूह को डिफाइन करने वाली एक सिंगल वैल्यू होती है, एक ऐसा मान होता है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देता है, डील कर देता है। हमारे पास जो डेटा होते हैं अवेलेबल, वो 3 फॉर्म में हमको मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, हालांकि आपके लिए उतना बड़े सेंस की बात नहीं, ये जो डेटा आप देख पा रहे, चाहे एज का हो, चाहे वेट का हो, मार्क्स का हो, सैलरी का हो, इनकम का हो, एक्सपेंडिचर का हो, किसी भी तरह का कोई भी डेटा आपको जो संख्या में दिया गया है, वो आपको 3 रूपों में डेटा मिलता है। एक डेटा कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे मैं अगर आपको प्लानिंग समझाऊं तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन को समझना, एवरेज समझना है, लेकिन किसका अरिथमेटिक मीन या किसका एवरेज आपको समझना है, इसको थोड़ा सा आपको रियलाइज करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक स्कूल है जिसमें 5 बच्चे कोई टेस्ट देते हैं, बच्चों के नाम ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, उनके नंबर सामने बता दो, 5 नंबर पाया, 2 नंबर पाया, 4 नंबर पाया, 3 नंबर पाया, 0 नंबर पाया। इस तरह से हमने एक एक करके हर एक के सामने उनके मार्क्स को प्रेजेंट कर दिया। आपको डेटा कुछ ऐसे भी मिलेंगे कि 5 बच्चे हैं जिनके स्कोर इतने हैं, 8 बच्चे हैं जिनके स्कोर इतने हैं। कभी कभी डेटा फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता के साथ देता है। उसमें कहा जाता है कि कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर मार्क्स मेंशन कर देगा, अंक जिसको कहते हैं,
और साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में हम लोग बारंबारता कहते हैं, ये सामने आपके प्रेजेंट कर देगा। क्या रहेगा आप समझने की कोशिश करिए। कहा जाएगा 0 नंबर पाने वाले स्कूल में 5 बच्चे हैं, 1 नंबर पाने वाले 8 बच्चे हैं, 2 नंबर पाने वाले 7 बच्चे हैं, 3 नंबर पाने वाले 4 बच्चे हैं, 4 नंबर पाने वाले 9 बच्चे हैं। इस प्रकार से आपको प्रेजेंट कर दिया जाएगा, उन बच्चों की टोटल संख्या बता दी जाएगी। जैसे आप समझ रहे हैं ना, एक ही चीज को अगर मैं आपसे कहूँ कि 1000 लोग का भी समूह हो और सबसे मैं पूछूं कि आपका बर्थडे कब है, बर्थडे मतलब जिस दिन आप पैदा हुए थे, तो 7 लोगों के तो अलग अलग हो सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, फिर संडे आ जाएगा। 7 लोगों के तो डिफरेंट होंगे, लेकिन फिर 8वां व्यक्ति उसी किसी ना किसी से मैच जरूर कर जाएगा। तो उसी प्रकार से है कि अगर 5 नंबर का कोई टेस्ट है तो 0 नंबर पाने वाले कुल इतने बच्चे, अगर 50, 100 बच्चे, 1000 बच्चों की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, तो 0 पाने वाले इतने हैं, 1 पाने वाले इतने हैं, 2 पाने वाले इतने हैं, 3 पाने वाले इतने हैं, 4 पाने वाले इतने हैं, 5 पाने वाले भी इतने हैं। इस प्रकार से डेटा प्रेजेंट कर दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कभी कभी ऐसी भी होती है कि जब मार्क्स भी ज़्यादा हो, जैसे अभी तो आपने 5 पूर्णांक को लेकर के दिखाया, मार्क्स भी ज़्यादा हो कि 50 पूर्णांक हो और 50-100 बच्चे, उनको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग क्लास इंटरवल यूज करते हैं कि 0 to 10 पाने वाले कितने हैं, 10 to 20 पाने वाले कितने हैं, 20 to 30 पाने वाले कितने हैं, 30 to 40 पाने वाले कितने हैं, 40 to 50 पाने वाले कितने हैं। और उनके सामने उनकी संख्या बता दी जाती है कि यहाँ पर 8 लोग हैं, यहाँ पे 10 लोग हैं, यहाँ पे 4 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं। इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं, हिंदी में वर्ग अंतराल कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। और इसको हम बारंबारता, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बहुत डिटेल की आवश्यकता नहीं है, अगर होती तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता, और मैं कर भी दूंगा किसी एक वीडियो में, मैं इन सब के बारे में खूब डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन सारी दे दूंगा। बट आज के सेशन में मैं जिसको फोकस करके चलना चाहता हूँ, अरिथमेटिक मीन अर्थात समांतर माध्य, मैं उतने पे ही केंद्रित रहना चाहता हूँ, वही चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो आपको इनमें से कोई भी प्रकार का एक कलेक्शन दिया हो और मेरे से कहा जाए कि आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, ठीक है, हमसे क्या बोला जाए, अरिथमेटिक मीन पता करना है, हिंदी में हम कहते हैं समांतर माध्य पता करना है। तो समांतर माध्य एकदम एवरेज की तरह काम करता है। जैसे आपको कोई डेटा, कोई समूह कुछ इस प्रकार से दिया जाए, कुछ बच्चों के मार्क्स दिए जाए या उनकी आयु दी जाए, उनका भार दिया जाए, डेटा अगर x1, x2, x3, x4 सो ऑन xn है, इस प्रकार से n तक डेटा है, 10 हो, 8 हो, 5 हो, जितने भी हो, तो अरिथमेटिक मीन को हम प्रेजेंट x बार से जनरली करते हैं और कहते हैं इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर, सभी पदों का योग बटा उनकी संख्या। मतलब हम कह सकते हैं हिंदी में पदों का योग बटा उनकी क्या कह सकते हैं, संख्या। इसको थोड़ा सा अगर हम टेक्निकली डिनोट करें तो कुछ इस प्रकार से होता है, सभी को जोड़ा x1, x2, x3 प्लस सो ऑन, अगर हम बढ़ के लिख दें xn डिवाइडेड बाई हम कह दें n मतलब पदों की संख्या। थोड़ा सा इसको हम फार्मूले के बिहाफ पर भी आपको समझाना चाहेंगे। कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता है, आपसे पहचानने को कहेगा, तो हम x बार को ऐसे दिखा सकते हैं, सिग्मा ऑफ xi डिवाइड बाई n। सिग्मा यहाँ पे समेशन को प्रेजेंट करता है, समेशन अर्थात सम को प्रेजेंट करता है। अगर किसी एक समूह को ऐसे बनाकर सिग्मा लगा के ऐसे कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है 3, 2, 5, 1, 6, मतलब सबको ऐड कर देता है बिना किसी सिंबल को लगाए ही। तो हम कह दें कि यहाँ पर i जो प्रेजेंट कर रहा है 1 से जाएगा n तक, अर्थात i का मान जब 1 होगा तो x1, जब 2 होगा तो x2, 3 होगा x3, x4, x5, xn यहाँ तक जाएगा, और सिग्मा कहेगा कि सबको जोड़ दो और कुल कितने पद हैं उनसे डिवाइड कर दो। तो यह एक जनरल फार्मूला बन जाता है कभी भी अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के लिए। तो एक तरह से औसत है जिसमें सभी पदों को जोड़कर पदों की संख्या से भाग कर दिया जाता है, तो एक सिंगल वैल्यू आ जाती है। इसका कभी कभी ड्रॉबैक भी आपको देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको समझाऊं कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं अगर कुछ बच्चे हैं जिनको कुछ नंबर मिले, ये नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, टेस्ट कराया अपने स्कूल में, एक को मिला 5, एक को मिला 8, एक को मिला 7, एक को मिला 4, एक को मिला 6, इस प्रकार से 5 बच्चे थे जिनको कुछ मार्क्स मिले हैं। मैंने कहा कि इसका एवरेज मार्क्स डिसाइड करो कि औसत अंक, या आप कह सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन इसका क्या होगा, अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो अरिथमेटिक मीन देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये आपको जो कैलकुलेट करना है, सभी पदों को जोड़ेंगे आप, जोड़िए तो कितना होगा 5 + 8 + 7 + 4 + 6 डिवाइड बाई पदों की संख्या कितनी है 5, 5 8 13, 13 7 20, 20 4 24, 24 से 30, 30 बटा 5
30/5 मतलब 6, औसत कितना हो गया 6। अब आप एक प्रॉब्लम समझिए कि हम कहेंगे इस पूरे समूह, मतलब यहाँ पर बच्चों का औसत अंक 6 है ना, कम ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, हम कहेंगे सबका मान 6 है। तो जो 5 है उसको भी हम 6 बता रहे हैं, जो 8 है उसको भी 6 बता रहे हैं, 7 को भी 6 बता रहे हैं, 4 को भी 6 बता रहे हैं, 6 को भी 6 बता रहे हैं। प्रॉब्लम देखिए आती कहाँ पे है। ये कहेगा बताओ मेरा तो 5 है, हमको 6 बताया जा रहा, हम तो खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 कहेगा बताओ मैंने किसी तरह से मेहनत करी 8 प्राप्त करा और ये हमको 6 बता रहे हैं, तो उसको प्रॉब्लम होगी कि नहीं। 7 को भी प्रॉब्लम होगी, इनको नहीं होगी, ये तो खुश हो जाएंगे। ये बराबर, चलो ठीक है भाई, सबको कोई नहीं, हमको बद बढ़ाओ, बराबर ही है, हम वैसे की वैसे ही हैं। औसत का ड्रॉबैक है, तो इसका मतलब जो औसत है बेसिकली अरिथमेटिक मीन है, यह अप्रॉक्सीमेटेड डेटा देता है, एग्जैक्ट डेटा नहीं देता है। ये लगभग बीच का मान देता है, लेकिन वो कैलकुलेटेड होता है किस बिहाफ पर, एक जनरल ट्रेडिशंस पर, प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता है। तो ये औसत की अपनी ड्रॉबैक होती है। मैं कोशिश करूंगा कि उन प्रश्नों की बात की जाए समय ज़्यादा न लेते हुए, जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या इनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं या पूछे गए हैं। क्वेश्चन 1 नंबर से स्टार्ट करूंगा। निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य आपको निकालना है। आपको जो डेटा दिए गए हैं इनका हमें समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। जोड़िए सबको, आपके पास डेटा पहले देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 है, अर्थात 10 से भाग करना है, तो सभी को जोड़ना है। तो आपके पास है 22 + 40 + 29 + 15 + 22 + 29 + 21 + 32 + 23 + 42, और इस पूरे आंकड़े को जोड़ करके 10 से भाग करना है। मैं आपको बताऊं, जोड़िए कुछ ऐसे, ऐसे मत जोड़ने जाइए नहीं तो फंस जाएंगे। ऐसे जोड़िए 20 40 20 60 60 20 80 80 10 90 90 20 90 20 110 110 20 130 150 180 200 240, अभी 240 हुआ है। अब जो पीछे लगे हैं नंबर जो इकाई पे हैं उनको जोड़िए। 2 2 9 11, यहाँ पे 240 रख के रहिए, 240 नहीं तो स्किप कर जाएगा दिमाग से। 2 9 11 11 5 16 16 2 18 18 9 27 27 1 28 28 2 30 30 3 33 33 2 35 35 और जोड़ देंगे इसमें, 35 जोड़ेंगे तो 275 हो जाएगा, और 275 को 10 से भाग करेंगे 27.5 आएगा। आपके सामने देखिए एवरेज यहाँ पे कितना है, अरिथमेटिक मीन कितना है, 27.5। राइट सोल्यूशन हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हल हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। इसमें सिंपल सा कैलकुलेशन था, कोई बहुत बड़ी वर्किंग नहीं थी, बस केवल सेंस आपको कैलकुलेशन पे सही लगाना है। आगे मैं बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। निम्नलिखित आंकड़ों का भी माध्यम को ज्ञात करना है। मेरे पास है 73, 85, मेरे पास 92 है, 105 है, 120 है। डिवाइड बाई कितना होगा, क्योंकि आंकड़े कुल 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग करना होगा। सबको जोड़ते हैं, जैसे मैंने जोड़ने का प्रोसेस बताया कुछ उसी टाइप से जोड़ने की कोशिश करिए। 70 80 150 होता है, 150 और 90 240, 240 में 100 जोड़ दीजिए, सीधा सीधा 100 जोड़िए, क्योंकि इसको हम 5 आए और बाद में ऐड कर लेंगे। 240 में 100 जोड़ेंगे 340, 340 और फिर 440। अब रुक जाइए, 440 के बाद यहाँ पर देखो, अगर हम जैसे 100 का डेटा लिए थे तो 20 रख लेते हैं, 460 हो जाएगा। और 460 के बाद यहाँ पर 65 2 67, ठीक है, 65 2 67, 67 5 81 71 71 3 74, तो मेरे से आया 474। एक बार मैं फिर से मैच कराऊंगा, क्योंकि कभी कभी मिस कर जाता है, कुछ चीज इधर उधर हो जाती हैं। ठीक है, पहले इन दोनों को छोड़ दीजिए। ये आपके पास अगर इन दोनों को देखा जाए 225 है, ये दोनों 100 100 20 और 5 225 है। इनकी बात करो, 90 80 170 170 70 240 240 242 247 47 3 50 250 है। 200 कितना है, 50 है। अब हम 250 में 225 जोड़ेंगे तो मेरे में हो रहा है 475, जो यहाँ 74 आया था 475 हो रहा है। देखिए ये सब मिस कैलकुलेशंस और मिस जजमेंट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिखेंगे। मैं ऐसे देख लो, 5 3 8 8 2 10 10 5 15, अंत में 5 है, तो किसी भी हालत में 474 नहीं 475 ही होगा। करेक्ट है अपना आंसर। बटा 5 कर दें, 5 9 45 और 5 बचे 25 95। कई लेबर पर फिल्टर करना चाहिए जिससे कि चीजें सेट हो जाएं। एक बात और दिमाग में रख लीजिएगा, कभी भी आपका जो मीन आएगा, ठीक है, मीन जो सबसे छोटा होगा स्मॉलेस्ट उससे बड़ा रहेगा, और जो सबसे बड़ा होगा उससे छोटा रहेगा। याद रखिएगा, जैसे हम देख रहे थे सबसे छोटा 73 है, तो 73 से बड़ा रहेगा, 120 से छोटा रहेगा।
तो किसी भी हालत में 475 तो होता नहीं, ठीक है, 475 से होता नहीं। बाकियों में डाउट था, हम चेक करेंगे और कैलकुलेट करके हम लोग देख लेंगे। एक तरीका और भी था कि आप सबको 5 से गुणा कर देते और इनको जोड़कर चेक कर लेते कि क्या सही है कि गलत है, ये भी तरीका था। हालांकि जब जोड़ ही दिया तो 5 से भाग कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे निकाला जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए इस डेटा को, आपके पास डेटा है 8, 5, n, 10, 15 एंड 21। क्या बोला है इसमें पढ़िए कि जो समुच्चय है इनका माध्य ऑलरेडी दे रखा है, मतलब यहाँ पर मीन आपको पता है कि मीन 11 है। मीन कितना है? 11 है। और आपसे पता करने को बोला n का मान, ये जो बीच में है इसका मान आपको डिफाइन करना है, क्योंकि आपको जानकारी है कि मीन क्या होता है। मीन मतलब माध्य। माध्य जो होता है योग बटा संख्या होता है, ठीक है, योग बटा संख्या होता है। तो अब आप देखिए कैसे करेंगे ये। अब माध्य को अगर मैं संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं तो योग हो जाता है। माध्य को अगर मैं संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं योग हो जाता है। माध्य अपना कितना है? 11। अगर मैं 11 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 से गुणा कर दूं तो यह हो जाएगा 66। और यह 66 क्या होगा? इन सभी के जोड़ के बराबर होगा। सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ के बराबर करिए, 66 के इक्वल हो जाना चाहिए। जोड़े 8 5 13, 13 10 23, 23 10 33, 33 20, 33 20 बताएं 53, 53 1 54, 54 5 59। तो मेरे हिसाब से 59 होना चाहिए। एक बार जोड़कर देख लेते हैं, 59 प्लस n होना चाहिए। एक बार फिर भी जोड़ के देखता हूँ, 8 5 13 और 13 है। यहाँ पे कितना है देखिए, इन दोनों का जोड़ तो 13 है, इन दोनों का। इधर देखिए 20 10 30 10 40, 40 से 46, 46 और जोड़ देते हैं इसमें, तो 46 10 56 3 59 करेक्ट है। तो मैं लिख सकता हूँ 59 प्लस n इज इक्वल टू 66। n इज इक्वल टू घटा दीजिए 66 माइनस 59, 16 से 9 7 होता है, 16 से 9 7 और बस 7 ही है, सीधा सा आंसर 7 है। राइट सोल्यूशन 7 है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपके सामने है। होप सो आपको समझ में आया होगा। इस तरह का प्रोसेस आपके सामने होगा तो क्लियर कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5 प्रेक्षण हैं, इफ द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस, 5 हमारे पास पद है, पहले से क्लियर हो गया। x है, x प्लस 2 है, x प्लस 4 है, x प्लस 6 है, x प्लस 8 है। इन सब के मीन कितने दिए हैं बोले? इन सब का माध्य है 11, मीन 11 है। तो हमको अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य पता करना है, मतलब इन तीनों को फिर से हमें डिफाइन करके x का मान निकाल के इन तीनों पदों को निकाल के हमें इनका माध्य बताना है। तो इनका माध्य क्योंकि क्या दिया है? 11 है, माध्य 11 है। पद कितने हैं बोले? पद है 5, तो 11 गुणे 5 कर दे तो इनका जोड़ हो जाएगा 55। पहले से कंफर्म कर दिया। आपको पता है कि एवरेज को अगर मैं नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो सम हो जाता है, और आपको सम की जरूरत है। तो एवरेज 11 है और पद 5 है, 11 5 55 हो गया। सबको जोड़ी देखिए कैसे जोड़ेंगे, कितने x हैं? 1x 2x 3x 4x 5x, मैं लिख दूं 5x प्लस 4 2 6, 6 6 12, 12 6 18, बराबर कितना लिख सकता हूं मैं? 55। तो 5x का मान मैं क्या कर दूं? 55 से 18 घटाऊं तो कितना आएगा? 55 से 18 घटाऊं, एक बार फिर से देख लीजिए, x 1x 2x 3x 4x और 5x, सबको जोड़ा 4 2 6, 6 6 12 6 18, सभी में 6 एक छोड़ दिया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि a पहला x था, दूसरा x प्लस 2 x प्लस 4 था और x प्लस 6 था एंड x प्लस 8 था। 1 2 3 4 एंड 5, एक पद और है मिस कर गया। हालांकि ये 3 2 5 तो ऐसे ही हो जा रहा है। क्या हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया? x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, मैंने x प्लस 8 को 2 बार ऐड कर लिया। ये सब छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं। देखो अब इसका सेंस है कि यहाँ पर टर्म कैसे होगा? 5x होगा, क्योंकि मुझे ऐसे समझ में आया कि कट नहीं रहा था तो कंफर्म था कि प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 कर दो, बराबर आपके सामने 55 है। तो 5x का मान कितना होगा? घटेगा तो 35 आएगा और x का मान 7 हो जाएगा। अगर x का मान अब 7 हो गया तो अंतिम 3 पद कितने होंगे? पहला पद देखो 7 4 11 होगा, 7 6 13 होगा और 7 8 15 होगा। 11 13 15 होगा, पद 3 है, 3 से भाग करना होगा। 10 10 20 10 30, 30 1 31 31 3 34, 34 5 39, 39 को आप 3 से भाग कर दे 13 आ जाएगा। इसका एवरेज अंतिम 3 पदों का कितना होगा? 13। तो राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए 13 हो जाएगा। 13 करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए इस तरह के जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास ऐसे भी डेटा रहेंगे। इन डेटा के लिए थोड़ा सा मीन को कैलकुलेट करने का प्रोसेस समझ लीजिए कि कैसे काम करता है। आपको डेटा जब कभी ऐसे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में देगा, ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पर हमको ऑब्जर्वेशन दिया है। ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है, ये एज हो सकता है, वेट हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और फ्रीक्वेंसी इनकी है। x1 है, x2 है, x3 है, स्वान इसी टाइप से बढ़ते बढ़ते अगर हम मान लो पहुंच गए कहाँ पे, xn है। फ्रीक्वेंसी देखिए f1 है, f2 है, f3 है, एंड स्वान कहाँ पहुंच गए, fn है। हम इनका जब मीन कैलकुलेट करते हैं तो x बार देखिए फार्मूला उसका क्या सिंपल होता है, x1 f1 इनका इनके साथ मल्टीप्लीकेशन, x2 f2, x3 f3 प्लस स्वान कहाँ बढ़ते चले गए, xn fn। मतलब आप ऑब्जर्वेशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते चले जाएं, डिवाइड बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस सोआन fn कर दें, सभी पदों का योग कर दें। सिंपल सा इसका देखिए फार्मूला ये भी बन रहा है क्या, सिग्मा ऑफ fi xi अपान सिग्मा ऑफ fi। वही चीज है कि आई से हमने इसलिए प्रेजेंट कर दिया क्योंकि फार्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आई का मान सभी जगहों पर एक से प्रारंभ होगा और n तक जाएगा, जितने पदों की आवश्यकता है आपको। जैसे मान लो अगर हम 1 लिखेंगे, f1 x1 f2 x2 f3 x3 fn xn हम ऐड कर दें। अब जैसे जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है इसमें इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, और f और x दिया है, हमको अगर मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 15 गुणे 3, 21 गुणे 5, 27 गुणे 6, 30 गुणे 7 और 35 गुणे 8। ठीक है, डिवाइड बाई देखिए कहाँ जा रहा है, डिवाइड बाई जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सबको पहले मल्टीप्लाई कर दें। हमने देखिए क्या किया, f1 x1 f2 x2 f3 x3 जितना हमारे पास थे टर्म्स उनको हम आपस में वेरिएबल को ऑब्जर्वेशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते चले गए। 15 3 45, 21 पंचे कितना, 5 1 के 5, 5 2 10, 27 छक्के 6 7 42, 6 2 12, 12 4 16, 30 7 7 3 21, 210। ठीक है, 210 हो गया, और 35 को 8 से गुणा कर दें तो 35 2 70, और 70 को 70 70 140, 280 हो जाएगा। 8 पंचे 40, 8 3 24, इतना हो जाएगा। डिवाइड बाई देखिए कितने टर्म है, 5 3 8 6 14, 14 7 21, 8 29 हो गया। एक बार फिर से सारी चीजों को मैच करा लीजिए, 5 3 8, 8 6 14, 14 7 21, 14 7 21, 8 29 टर्म नीचे सही है। इनको आप ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 200 200 400, 401 500। देखिए मैं पहले किससे ऐड कर रहा हूँ, 45 को आप छोड़ दिए, 100 पे लेके चलिए। 200 200 400, 401 500, 501 600, अभी 600 रखिए दिमाग में। 80 80 10 90, 90 60 150, यहाँ पे पहले 600 था ना, 600 के हिसाब से चल रहा हूँ। 80 10 90, 90 60 150, 150 कितना होता है, 150 और 40 190, 190 रखिए। 5 5 10, 10 2 12, केवल 12 ऐड कर दीजिए। ये 2 हो गया, 9 1 10, कैरी 1 हो गया, 6 7 1 8, 802 हो गया। अपने पास टर्म कितने हो गए, 802 डिवाइड बाई कितना होगा, 29 है। अब 29 को देखो कितना बार जाएगा, 2 बार तो कन्फर्म है, 29 दूना 58 होता है। अगर हम लोग सीधा 802 को भाग कर देते हैं 29 से, देखिए 29 दूना कितना होता है, 58, 10 से 8 2 होता है, 7 से 5 2 होता है, 2 कर दीजिए। और हम कितना बार लेके जा सकते हैं, अभी 2, अगर 29 के लिए हम 8 बार लेके जा सकते हैं, 8 9 72 होता है, 8 दूना 16, 16 7 23 हो जाएगा ना, 16 7 23। इसका मतलब 8 बार जाएगा नहीं, 7 बार पे केवल एक ऑप्शन है, 7 ही बार जाएगा। ठीक है, एक बार कंफर्म और कर लीजिए कि कैसे क्या हो जाएगा अगर हम 7 बार लेके जाते हैं। पहले तो 29 दूना 58 कंफर्म है, 10 से 8 2, 7 से 5 2, ये 2 कर दिया। ठीक है, अब हम 7 बार लेके जाते हैं, 7 9 63 होता है, 7 दूना 14, 14 6 20 होता है, करेक्ट है। 12 से 3 9 हो गया, 1 हुआ, डेसिमल लगेगा 0 आएगा। अब आप देख रहे हैं 7 से नीचे 6 जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। तो सी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट सोल्यूशन है। ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे आपको एग्जाम में। और दूसरी चीज आपको ध्यान देना है, जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहता था, इससे बड़ा हो इससे छोटा हो, हालांकि सारे ऑप्शंस 15 से बड़े थे, 35 से छोटे थे, एलिमिनेट हम कर सकते हैं अगर ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी हमारे सामने आता है तो। ठीक है, तो ये कन्फर्म हो गया है, आप सबको चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि इसका बंटन माध्य हमको जो दिया है वो 2.6 है तो y का मान पूछा है। अब आप देखो पैटर्न के हिसाब से चलो, जैसे अभी कर रहे थे, 1 गुणे 4 होगा, 2 गुणे 5 होगा, ठीक है, 3 गुणे y होगा, और 4 गुणे 1 होगा, और 5 गुणे 2 होगा।
डिवाइड बाई कितना करते हैं 4 + 5 + y + 1 + 2 और एवरेज कितना दिया है 2.6। कन्फर्म है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4, इसको 10, इसको 3y जो ऊपर है 3y आप देखिए, इसको क्या करेंगे 4 प्लस यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 4 5 9 9 3 12 12 + y कर दीजिए बराबर 2.6 है। अब यहाँ पर ऊपर का भी देखिए एडिशन हमको करना पड़ेगा 4 10 14, यहाँ भी 14 14 28, तो कुल मिला के स्थिति हो जाएगी किसका 28 + 3y और इधर कितना हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 13 इंटू कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ अगर थोड़ा सा स्पेसियस बना के इसको सॉल्व करते हैं तो कितना कैलकुलेशन होगा 14 14 14 28 28 प्लस कितना कर दीजिए 3y और सामने कितना है देखिए इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको। ठीक है, हम 13 + y लिखते हैं और इंटू कितना करेंगे 2.6। अब इसको देखिए क्या कितना लिखा जाएगा 28 + 3y बराबर 2.6। 13 से मल्टीप्लिकेशन करिए 13 × 78 की 8 हासिल 7 13 दूना 26 7 33 होता है 33.8 हुआ प्लस कितना हो जाएगा 2.6y। अब y को एक तरफ अगर हम कर देते हैं 3y से 2.6y घटेगा तो 0.4y आ जाएगा। घटा के देखिए जैसे स्पेस नहीं इधर यहाँ मैं करता हूँ कितना है अपने पास, अगर यहाँ 3y है और 2.6 अगर इधर आएगा तो 0.4 बचेगा, मैं लिखूँ 0.4y और उधर मैं 33.8 है 33.8 से अगर मैं घटाता हूँ 28 तो ये आ जाएगा 4.2 कितना नहीं 5.2 आ जाएगा 28 5 33 5.8 आएगा 5.8 है 0.4 y का मान इतना है। हम लोग यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं, दशमलव यहाँ पर 1 अंकों पर है और आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या लिया है। यदि बंटन का माध्य 2.6 है दैट मीन्स हमको यहाँ पर मीन ऑलरेडी दिया है और y का मान अपने से पूछा है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास वो फॉर्मेट तो है ही है कि हम इसको 4 लिख दें, हम इसको 10 लिख दें, हम इसको 3y कर दें और इसको हम 4 लिख दें और इसको भी हम कर दें। डिवाइड बाई आप देख रहे हैं कि आपके सामने स्थिति है कि 4 + 5 9 9 1 10 10 तो कितना हो जाएगा 12 12 प्लस कितना होगा y 4 5 9 9 3 12 12 + y हो गया और मीन आपको दिया है 2.6। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात अगर हम इसको ऐड करें तो 28 हो जाएगा 28 + 3y हो जाएगा 12 + y को उधर लेके जाना पड़ेगा आपको और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.6 से। तो ये तो चलो एक स्टेप अगर हम बढ़ते चले जाएं तो आंसर तो आएगा ही, लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले इससे कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। 12 × 72 होता है कैरी 7, 12 दूना 24 7 31 होता है प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.6y 2.6y हो गया। इसको इधर लाइए तो 3y से 2.6y निकलेगा तो 0.4y होगा और 31.2 से अगर हम 28 निकालते हैं तो 3.2 आएगा 3.2 आएगा। अब y का मान अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 3.2 से आपको भाग करना पड़ेगा, भाग किससे करना 0.4 से, हटा दे तो y का मान कितना आ गया 8। तो 8 राइट सोल्यूशन है इसका। हम एक काम और कर सकते थे, कैसे, हम डायरेक्ट अगर ऑप्शन में पुट करते इसकी जगह 8 करते तो अपने पास 8 × 3 कितना हो जाता 24। तो अभी जैसे हमारा 14 14 28 हुआ था, 28 में हम 24 और जोड़ते 28 और 24 कर देते और जो मान था यहाँ पर देखिए अगर हम 8 इसको लेते तो 5 4 9 9 3 12 12 8 20 नीचे होता। अब आप जोड़ के देखिए 20 20 40 40 8 48 4 52 होता, 52 बटा 20 करके देखिए यही आ जाएगा, मतलब ये 2.6 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर आंसर को वेरीफाई भी कर सकते थे, ऑप्शन की मदद से भी आंसर हम मतलब यहाँ पर किया जा सकता था इस प्रश्न का भी सलूशन। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा 7th, निम्नलिखित में कौन सा आलेखी रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। आपके पास एक्चुअली जो है मीन के अलावा भी 2 मेथड और होते हैं, एक मीडियन होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अलग से, एक मोड होता है। मैं जब भी स्टैटिस्टिक्स में इन चीज़ों को पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ जरूर
इसको आप माध्य कहते हैं, इसको माध्यिका कहते हैं, इसको आप बहुलक कहते हैं। मैं इसको अलग अलग एक वीडियो दूंगा आपको बहुलक के बारे में और माध्यिका के बारे में, बट इतना जान लीजिए कि हर एक डेटा को, क्योंकि डेटा का ही मीन आप कैलकुलेट कर रहे हो, आपके पास इंफॉर्मेशंस होती हैं फिगर में, आपके पास जो है टेबल के फॉर्म में दी गई है, फ्रीक्वेंसी का यूज करके दी गई हैं, हम उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ में भी अलग अलग प्रकार के ग्राफ, बार होता है, पिक्टोग्राफ होता है, लाइन डायग्राम होता है, पाई चार्ट होता है, इसके साथ साथ उनके और भी कर्व भी बनते हैं, ठीक है, हिस्टोग्राम का यूज किया जाता है। तो ये जो दो होते हैं मीडियन और मोड, एक्चुअली इसको पोजिशनल एवरेज कहते हैं। अगर समूह में कई लोग खड़े हैं तो जो बीच में खड़ा वही मीडियन है, जैसे अपने हाथों में 5 उंगलियां हैं, जो बीच में वो मीडियन है। बहुलक वो होता है जिसमें कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, जो ज़्यादा बार अवेलेबल हो, किसी समूह में जिसका स्वरूप ज़्यादा हो, जिसका मान ज़्यादा हो, जिसकी वेटेज ज़्यादा हो, उसको हम मीडियन कह देते हैं। घर में अगर एक ही साइज़ के जूते पहने जाते हैं, मतलब अलग अलग साइज़ के पहने जाते हैं, उसमें जो जिस साइज़ का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है उसी को मोड कहते हैं। वह नंबर मोड मतलब डेटा है। इसको हल करने के लिए एक तरीका होता है ओजाइब। ओजाइब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे बढ़ता है, उसके हिसाब से हम माध्यिका का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक हिस्टोग्राम होता है आयत चित्र जिसको कहते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। हम इसका उपयोग करके भी हम माध्यिका का मोड का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्राफ की मेथड से हम मीडियन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, बट हम माध्य नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा आलेखी रूप से निर्धारित नहीं किया सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइन ग्राफिकली, तो आप बताना यहाँ पर माध्य, बी ऑप्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, पूछा जा सकता है। अक्सर लोग गलत कराएंगे कैलकुलेशन, तो चलो बहुत सारे लोग कर लेंगे, बट इसमें फंस जाते हैं क्योंकि फैक्ट क्लियर नहीं होता है। तो होप सो क्लियर हुआ होगा ये आपका कॉन्सेप्ट, इसका प्रैक्टिस भी क्लियर हुई होगी। आशा करता हूँ कि अगर आपने अच्छे से देखा होगा, मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ, तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आई होगी, कैलकुलेशंस भी क्लियर हुआ होगा, प्रोसेस भी समझ में आया होगा। और निश्चित तौर पर ये इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आप इनको डेली देखिए, इस पे कॉन्सेप्ट अपना प्रिपेयर करिए और डेली हमसे जुड़े रहिए 7 बजे सुबह। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स का, उसको भी ज्वाइन किए रहें, जिससे कि मैथ्स रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हो आपके संबंधित, आपसे अलग भी संबंधित, वो आपको मिलती रहे और वहाँ से आप हमेशा के लिए कनेक्टेड रहें। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।